So hello everyone, welcome to Rank Secure. मेरा नाम Gautam Lakhani है and I welcome you all to our today's session in which we will be discussing about the chapter number 2 of संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स बुक. So देखिए जो फिलहाल अभी हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा. तो आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसमें हम देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में और थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. देखिए अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना होता है ग्रोथ का मतलब. ठीक है. बाकी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि तरक्की होना, किसी का यहाँ पर जो है बेटरमेंट होना. ठीक है. तो आज के सेशन में हम लोग यही सब चीजों को समझने जा रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या इंटरलिंकिंग है. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. देखते हैं आज के सेशन को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं. और इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, पिछले 5 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है 2021, 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कुछ न्यू बैचेस जो कि 25 जनवरी से शुरू हो चुके हैं. इन बैचेस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए प्रीलिम्स 2021 को अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 महीने से भी कम का समय यहाँ पर अब बचा है. तो 25 जनवरी से जो बैचेस शुरू हो रहे हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवरेज कराया जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की मिलेगी और लास्ट मिनट आपको रिवीजन कराया जाएगा. काफी इंपॉर्टेंट बैच ये रहेगा प्रीलिम्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अलावा साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 के लिए तो एक 1 ईयर का कंप्लीट जीएस बैच कोर्स जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, वो भी अनअकैडमी लेकर के आया है. इसके अलावा इसमें आपकी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी. साथ में यहाँ पर 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी अनअकैडमी एक 2 ईयर का कंप्लीट जीएस बैच कोर्स लेकर के आया है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज होगा. साथ में यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल एनसीईआरटी बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है जिसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज कराया जाएगा. तो काफी इंपॉर्टेंट बैचेस रहेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प आउट करेंगे. अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है. 24 मंथ यानी कि 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान को हम यहाँ पर देखें तो उसके लिए फीस आपको पे करनी पड़ेगी 72,000. और जब आप यूज करते हैं हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आपको 7200 यानी कि 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा. और अल्टीमेटली जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800 रुपीज का. तो प्लीज जाइए जाकर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज करिए हमारा रेफरल कोड रैंक 10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ओके. तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस हमारे आज के सेशन की. यहाँ पर देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में. देखिए यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो शब्द यहां पर हमें देखने को मिलते हैं. तो हो गया हमारा ग्रोथ और दूसरा हमारा हो गया डेवलपमेंट. ठीक है. अगर आप ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना. ठीक है. यानी कि अगर मैं यहां पर सपोज आपको कहता हूं कि भाई आपकी जो है ग्रोथ रुक रही है, ठीक है, आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो ग्रोथ रुकने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बेसिकली यहां पर इंक्रीज है किसी चीज को लेकर के वो आपका यहां पर कम हो रहा है. और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल तरक्की होना किसी चीज की. तो ये दो टर्म्स यहां पर हैं अलग अलग जो हो जाते हैं. अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो ग्रोथ होता है उसको हम एज अ क्वांटिटेटिव नंबर के तौर पर देखते हैं. क्वांटिटेटिव देखते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, अर्थमेटिक मैनर में हम उसको यहां पर देखते हैं. और डेवलपमेंट की यहां पर अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव वे में हम उसको यहां पर लेकर के चलते हैं, यानी कि किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किस तरीके से बाकी सब चीजें हैं. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो कॉन्सेप्ट हमें यहां पर देखने को मिलते हैं. अब बात आती है यहां पर ग्रोथ रेट की कि ग्रोथ रेट क्या है वो यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए ग्रोथ रेट की यहां पर अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में फिलहाल आपने न्यूज में काफी ज्यादा एक फ्रेज सुना होगा जिसको बार बार बोल रहे थे कि देयर इज अ डिक्लाइन इन आवर ग्रोथ रेट, देयर इज अ कंट्रैक्शन इन एन इकोनॉमी, रिसेशन आ गया है. तो ये सब चीजें अभी आप रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में सुन रहे थे. तो ये ग्रोथ रेट क्या हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो देखिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया था कि हमेशा जीडीपी या कहीं ग्रोथ जो है वो कैसे करी जाती है, मेजर करी जाती है कि हाँ इस साल में कितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई. ठीक है. उसको देखते हुए यानी कि ग्रोथ मेजर करी जाती है. और आपको मैंने बताया था कि भाई इंडिया के अंदर क्या हिसाब है
एक बेस ईयर हम ले लेते हैं और उस बेस ईयर के बेसिस पर, उस बेस ईयर के प्राइसेस के ऊपर ही हम जो है क्या करते हैं, अपना रियल जीडीपी यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में एक लाइन में हम यहां पर बात करें तो बेसिकली ग्रोथ रेट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल इन स्पेसिफिक टाइम। यानी कि यहां पर ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक पीरियड में और स्पेसिफिक नंबर का जो डिफरेंसेस आया उसको बेसिकली परसेंटेज चेंज आया, उसको बेसिकली हम यहां पर क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट यहां पर बोलते हैं। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। हेलो स्वाति, हेलो डॉली, हेलो सतपाल, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते जाइए। जो भी यहां पर आपका कोई डाउट है तो भी उसको साथ साथ आप लोग पूछते जाइए। ठीक है, अब देखिए जो एक ग्रोथ रेट होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि ग्रोथ रेट जो है वो क्या मेजर करते हैं, हम उसको बेसिकली यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली हम उसको यहाँ पर मेजर करते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि भाई अब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमने कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कितना ज्यादा परसेंटेज चेंज हमें यहाँ पर हमें देखने को मिला, उसको बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो उसी को यहाँ पर ग्रोथ रेट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जब हमारा आउटपुट डिक्लाइन हो रहा होता है, जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर चीजें डिक्लाइन हो रही होती हैं, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि यहां पर हमने देखा था 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हमारी इकोनॉमी के अंदर था। यानी कि जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बेसिकली 23.9% तक कम हो गया था। अभी पीछे ये देखा था। उसके बाद अब भी क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ईयर तो जो हमारा भी फाइनेंस ईयर चल रहा है ये, इसके अंदर इकोनॉमी तकरीबन 7.7% तक का कॉन्ट्रैक्शन हमें यहाँ पर ऑल ओवर देखने को मिलेगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर जो हमारी ग्रोथ है वो 7.7% कम हुई है। ठीक है, ये चीज यहां पर दिखा रहे हैं। और इस टाइम इस साल का रीजन क्या रहा, कोविड-19 रहा इस साल का रीजन, कोरोना वायरस रहा, लॉकडाउन यहां पर रीजन रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आया है तो अपना डाउट भी मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया है, आई हैव इशू विद वन ऑफ द न्यूज आर्टिकल दैट आई विल डिस्कस टुमारो इन द मॉर्निंग सेशन। श्योर स्वाति, आप प्लीज मॉर्निंग सेशन अटेंड करिए, वी आर ऑल्सो मिसिंग यू। आप नहीं अटेंड कर रही हैं आजकल, तो थोड़ा सा एक डिबेट नहीं हो पाता, एक डिस्कशन नहीं हो पाता, तो प्लीज आप उसको यहाँ पर देखिए। जतिन भारती का आया है, संजीव वर्मा और श्री राम आईएएस, विच वन इज बेटर, बोथ आर बेटर, दोनों अच्छी हैं, कोई भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं बुक्स की। अगर आप बुक्स में देखें तो संजीव वर्मा इज बेस्ट। ओके, तो अच्छा, मोहम्मद आरिफ का आया है कि सर कुछ समझ नहीं आया। देखिए मोहम्मद आरिफ, क्या होता है, अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं और आप कल को उन 10 को 20 करते हैं, तो ये क्या है, ये आपने यहां पर ग्रोथ करी है। ठीक है, और जब आप इस 10 से 20 के डिफरेंस को, परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आप उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। अगर मैं आपको 10 रुपए दूं और कल को ला करके आप मुझे 20 रुपए दे दें, तो मैं आपको क्या कहूंगा, वाह भाई वाह, तू तो तरक्की करके आया है, ग्रोथ हुई है तेरी, तो तूने तो 10 के 20 कर दिए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितने परसेंटेज का तेरा ग्रोथ रेट हुआ है, ग्रोथ रेट क्या रहा तेरा, तो आपने 10 से 20 करे, 100% का ग्रोथ रेट आपका यहां पर हुआ, तो बेसिकली उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज को यहां पर ग्रोथ रेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली यहां पर ग्रोथ और ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ग्रोथ रेट, हमारा आउटपुट डिक्लाइन कर रहा होता है, तब हम यहां पर क्या बोलते हैं कि भाई इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो कि अभी हम पिछले लास्ट 3 क्वार्टर से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि कैसे अप्रैल से लेकर के अगर हम बात करें जून के मंथ में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन रहा, फिर उसके बाद यहां पर अक्टूबर, सितंबर, इन सब टाइम पीरियड की बात करें तो 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन रहा, और अब भी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जा रही है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल हमारा जो इकोनॉमी है वो 7.7% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ, अभी पीछे जो लास्ट क्वार्टर का हमारे सामने रिजल्ट आया, तो हमें पता लगा कि इंडिया के अंदर क्या हो गया है, रिसेशन हो गया है। रिसेशन कब आता है, रिसेशन तब आता है जब कंटिन्यूअस लगातार 2 पीरियड के अंदर हमारे यहां पर जो है डिक्लाइन हो रहा हो आउटपुट के अंदर। तो हमने यही देखा कि हमारे यहां पर लगातार 2 क्वार्टर्स के अंदर
कंट्रैक्शन रहा, डिक्लाइन रहा आउटपुट के अंदर, जिस वजह से हमने बोला कि भाई इंडियन इकोनॉमी के अंदर अब क्या हो गया है, रिसेशन आ गया है। यही चीज हमने बोली। और जब लगातार रिसेशन बना रहे, यानी कि इकोनॉमी लगातार डूबती रहे, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर लंबे समय के लिए चलता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं। अब तक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर 1929-33 के बीच में ही, 4 साल के बीच में ही हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था, जिसको मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बताया भी था। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एक इसी का रीजन माना जाता है। ठीक है, तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ बेसिकली ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, रिसेशन के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। ये सब चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली। अब देखिए क्या है, ग्रोथ जो है ना एक इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर? देखिए, अगर ग्रोथ होगी, इंक्रीज्ड ग्रोथ हमारे देखने को मिलेगी, तो इंक्रीज्ड ग्रोथ का रेट, ग्रोथ का क्या मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ा है, और आउटपुट बढ़ने का क्या मतलब है, इनकम बढ़ी है। मैंने आपको पहले दिन क्या चीज बताई थी कि ग्रोथ इक्वल्स टू आउटपुट, आउटपुट इक्वल्स टू इनकम, यही चीज मैंने आपको बताई थी ना। तो अगर इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और उसके पीछे हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, यानी कि ये सर्कुलर मोशन की तरह से यहां पर हमें देखने को मिलता है। इनकम बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी यहां पर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और जब आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी यहां पर बढ़ेगी मार्केट के अंदर, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो आप सेविंग कहां से करेंगे? और जब आपकी सेविंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जब फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट से आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ रही है तो इनकम से क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा हमारा जो बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो यहाँ पर डेवलप करेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आप लेते हैं, हम किस चीज का, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसी पॉइंट का यहाँ पर दे देता हूं। जो ये हमने बात करी ना कि इनकम बढ़ी, इनकम से परचेजिंग पावर बढ़ी, इसी का मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूं। क्या? अब देखिए क्या है कि ये था, मेरे पास दो बंदे हैं, मेरे दो जने मेरे सामने खड़े, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है यहाँ पर टीटू। ले लेते हैं, और क्या, मूवी से भी रिलेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको एंटरटेनिंग लगेगा ये। तो सोनू को मैंने जो है यहाँ पर 10 रुपए दिए। ठीक है, 10 रुपए सोनू को मैंने दिए, और सोनू ने क्या करा, उन 10 रुपए में से 3 रुपए का उसने खर्चा करा, 5 रुपए की उसने यहाँ पर सेविंग करी, और 2 रुपए की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब ऐसे कर लेते हैं, 5 रुपए की उसने यहाँ पर सेविंग करी और बेसिकली 5 रुपए का ही उसने खर्चा करा। ठीक है, टीटू को मैंने यहाँ पर जो है 8 रुपए दिए। टीटू ने क्या करा, टीटू ने 5 रुपए का खर्चा करा और 3 रुपए की सेविंग उसने करी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बेसिकली सोनू को 5 रुपए और दे दिए, सोनू की इनकम बढ़ गई, सोनू की इनकम हो गई 15। अब जब सोनू की इनकम 15 हो गई तो सोनू ने क्या करा, परचेजिंग पावर भी बढ़ा दी। सोनू की परचेजिंग पावर हो गई यहाँ पर 8 रुपए की। 8 रुपए का मतलब क्या है, 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 रुपए का, यानी कि अब 3 रुपए की डिमांड बढ़ी। और साथ में सोनू ने क्या करा, अपनी सेविंग भी बढ़ा दी, 5 से उन्हें 7 कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, सोनू की जैसे ही इनकम बढ़ी तो सोनू ने यहाँ पर, सोनू की परचेजिंग पावर बढ़ी तो सोनू ने डिमांड बढ़ाई अपनी, सोनू ने अपना खर्चा 5 से 8 कर दिया, और साथ में सोनू ने यहाँ पर सेविंग्स भी बढ़ा दी। और जब ये सेविंग्स सोनू इन्वेस्ट करेगा तो आपको पता ही है अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, वही पैसा घूम के मार्केट में आता है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब आप यहां पर समझें, तो जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे क्या दिखेगा हमें कि इकोनॉमी के अंदर खुशहाली आ रही है, इकोनॉमी के अंदर जो है जॉब्स जनरेट हो रही हैं, लोग जो है एम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। और इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल वेल्थ जो है इकोनॉमी के अंदर लगातार यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है यहां पर, ये कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है ये। ठीक है, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आपको इकोनॉमी को समझना है ना, आप एक आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको सोनू का एग्जांपल दिखाया,
आप अपना लाइफ में एग्जांपल ले लीजिए कि भाई मेरे को जो है, मेरी इनकम 10,000 रुपए थी, पहले पहले 10,000 की इनकम थी, तो मैं उसमें से क्या करता था, 5,000 रुपए का खर्चा करता था, 5,000 सेव कर लेता था, ठीक है। मेरी इनकम 15,000 हो गई बढ़ के, तो जब मेरी इनकम 15,000 होगी तो जाहिर सी बात है मैं अपने खर्चे भी बढ़ाऊंगा। पहले मेरे पास कार नहीं थी, अब मैंने कार खरीद ली, खर्चा बढ़ा मेरा। तो मैंने क्या करा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया। एक्सपेंडिचर जब मेरा बढ़ा तो मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा फंडा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। तो जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। ये एक सिंपल सा यहां पर फंडा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सर आज की डेट में इंडिया के पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास सेविंग्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, या और भी जो कंट्रीज हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें, जो बेसिकली ग्रोथ रेट होता है इकोनॉमी का, वो जो है यहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अलावा रिसोर्सेज के ऊपर भी बेस करता है। यानी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ही कम है तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रेट भी कम होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया लगातार अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर रहा है, लगातार चीजों को और ज्यादा रिफाइन कर रहा है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अर्लियर जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि यहां पर अगर आप टाइम पीरियड ले लीजिए 1950 से लेकर, हालांकि 47 में आजाद हुआ बट हम 1950 से ले लेते हैं, 1950 से लेकर के आप यहां पर टाइम पीरियड 1991 का ले लीजिए। उस टाइम पर अर्लियर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ बूस्टिंग इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रही थी, ठीक ठाक हालत में चल रही थी। बट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा भी, तो हमें क्या देखने को मिला कि जो ये नई 21st सेंचुरी हमारी चल रही है, जिसके आज 21st ईयर जिसका चल रहा है 2021, तो यहां पर हमने क्या देखने को मिला कि इंडिया ने कितनी ज्यादा तरक्की करी इस सेंचुरी के अंदर। कई लास्ट डेकेड से यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार हम एक तरीके से अच्छा भला हमारी इकोनॉमी चल रही थी। अब बिफोर कोविड-19 हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ थे कि भाई आने वाले 5 साल में हम अपनी 10 साल में अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर हुआ क्या, अब ये जो पैंडेमिक हो गया उसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी कम हो गई, ठीक है। बट अगर आप इंडिया का एक एग्जांपल लेकर के देखें, अगर आप यहां पर देखें कि 21वीं शताब्दी में, यानी कि पिछले 20 साल के अंदर, 20 से 30 साल के अंदर हम लगातार डेवलप कर रहे हैं, अपनी चीजें बेहतर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे यहां पर आज भी क्या है, हमारे यहां पर आज भी पॉवर्टी है, गरीबी है बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं काफी सारे इंटर और इंट्रा रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, और इनकम को लेकर के भी इम्बैलेंसेस काफी ज्यादा हैं हमारी इकोनॉमी में। आज की डेट में भी, आज की डेट में भी आपको गरीबी देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। मुंबई जो कि एक बहुत रिच सिटी है, मुंबई से आप थोड़ा सा 100 किलोमीटर दूर जाएं, वहां पर आपको इतनी गरीबी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुंबई, एक तरफ अंबानी जी हैं जिनके पास करोड़ों खरबों अरबों रुपए हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो बेचारे गरीब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के अंदर आज की डेट में भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं हर जगह रीजनल इम्बैलेंसेस है, और कहीं ना कहीं इनकम के अंदर भी इम्बैलेंस हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्रोथ रेट हम अचीव कर रहे हैं, जो भी हम टारगेट रख रहे हैं उसको अचीव कर रहे हैं, बट स्टिल हमारे को जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारे, वो देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि अब देखिए 2020 इस टाइम पे की बात करें तो पिछले साल से ही हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर आज की डेट में और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अनदर फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो गया, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो गए। फिलहाल हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है जम्मू कश्मीर के लिए, जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए, बहुत सारी चीजें हम लगातार इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप यहां पर देखें 2019-20 की बात करें तो हालांकि 2019-20 में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो पिछले 11 सालों से लगातार जो है कम हो रही है। सबसे ज्यादा कम जो है हमें 2019-20 के अंदर ये वो देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ लंबे समय से, पिछले 6 साल की हम यहाँ पर बात करें तो लगातार इकोनॉमी के अंदर डिक्लाइन ही हमें देखने को मिल रहा है, लगातार हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार हमारा जीडीपी गिर रहा है। बट स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो
अगर आप 2019-20 का डेटा देखें तो 2019-20 का डेटा लास्ट 11 ईयर का लो है, यानी कि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा कम जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई वो कब हुई, 2019-20 के अंदर यहां पर हुई। ठीक है, तो ये चीजें थी बेसिकली यहां पर कुछ ग्रोथ से रिलेटेड, और जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया ग्रोथ रेट के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन और बाकी सब चीजों के बारे में। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में भी यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप किसी का कंफर्ट लेवल अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आप उसे पैसों में तो नहीं तोल सकते ना, आप उसको क्वालिटी में तोलेंगे। मान लीजिए मैं आपको दो गाड़ियां देता हूं, एक तरफ मैं आपको दे देता हूं मारुति, और दूसरी तरफ मैं आपको दे देता हूं मर्सिडीज। एंड मर्सिडीज और मारुति के बीच में मैं आपको कहता हूं कि भाई जो आपको यहां पर कंफर्ट हुआ है, जो आपकी ये मारुति से मर्सिडीज की तरफ आपका डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, आप इसको बताओ। तो क्या आप मुझे उसको पैसों में तौल के बता सकते हो? आप मुझे क्या बताओगे कि सर मेरे पास 8 लाख रुपए की मारुति थी और आज की डेट में 80 लाख रुपए की मेरे पास मर्सिडीज है, ये मैंने ग्रोथ करी है। बट हाँ, जब मैं आपसे पूछूंगा कंफर्ट के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि सर उसमें कंफर्ट ऐसा था और इसमें कंफर्ट ऐसा है। तो क्या बता रहे हो आप? जो आप ये डेवलपमेंट के बारे में अपनी बता रहे हो, ये क्वालिटी के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो डेवलपमेंट जो है बेसिकली वो क्या होती है, वो क्वालिटेटिव होती है, और जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। यानी कि जो ग्रोथ हो जाती है हमारी, उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको हम नंबर्स के अंदर यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस ग्रोथ को हम यहां पर अपना अर्थमेटिक नंबर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि भाई हाँ, इस तरीके से हमारी शुरुआत हो रही है, इस तरीके से यहां पर हमारी ग्रोथ वगैरह बढ़ रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आ गया। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, यानी कि हर एक सेक्शन तक, यानी कि डेवलपमेंट अगर आप कहें, इंडिया क्या है इस टाइम पे, डेवलपिंग कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ यूएस की बात करते हैं हम, और चाइना की बात करते हैं हम, क्या कहते हैं, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब क्या है कि इनके यहाँ पर पॉवर्टी कम है, इनके यहाँ पर हंगर कम है कंपेयर टू इंडिया, इनके यहाँ पर जो है मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, क्वालिटी में हम उनको मेजर कर रहे हैं ना। बट जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं कि भाई जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी इतनी उसकी है अपना इतने ट्रिलियन की है, चाइना की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की है, यूएसए की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यस, यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कमेंट आया है स्वाति का, स्वाति कह रही है इंक्लूसिव ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी व्हिच हेल्प्स इन डिक्लाइनिंग द पॉवर्टी। सी, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ लिटरली मींस कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी करे और उसका फायदा मासेस तक पहुंचे, जन जन तक उसका फायदा यहाँ पर पहुंचे, क्लासेस तक लिमिटेड ना रहे, वो मासेस तक पहुंचे। ये है यहाँ पर। शशि राज का यहाँ पर कमेंट आया कि इंक्लूसिव ग्रोथ वाला फर्स्ट क्वेश्चन मींस टीएस3 में था। यस शशि, मैंने सेशन शुरू करने से पहले यही चीज बोली थी कि जो यहाँ पर बेसिकल इंक्लूसिव ग्रोथ है, लगातार पिछले 5 साल से क्वेश्चन उसके अंदर पूछा जा रहा है। 2019 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, हर साल पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है एक तरीके से आज के में फेवरेट टॉपिक हो गया है यूपीएससी का। अब देखिए, पहले शुरुआत के टाइम पर क्या अनुमान लगाया जाता था, शुरुआत के टाइम पर यह अनुमान लगाया जाता था कि अगर हमें अपना जैसे जैसे हमारे यहाँ पर ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे हमारे यहाँ जो है डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर पहले बोली जाती थी। अब यानी कि पहले के लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था कि हम जो है मतलब जो हमारा पहले के इकोनॉमिस्ट थे वो क्या सोचते थे, वो ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में बात करते थे। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रोथ बढ़ेगी एक इकोनॉमी के अंदर तो साथ साथ वहां पर डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ये चीज यहां पर होती थी। बट अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया इसको बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, कि ग्रोथ बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी तो डेवलपमेंट भी कम होगा। ये कौन सी थ्योरी है, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है। बट अगर आप इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आप यहां पर देखें तो 2005 तक की ही अगर आप बात करें, उसके बाद का पीरियड देखें तो इंडिया लगातार ग्रोथ कर रहा है। चाइना को भी हम कंपीट कर रहे हैं, आफ्टर चाइना वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम लगातार यहां पर ग्रो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमारे इंडियन मासेस को नहीं पहुंच रहा।
तो यहां पर जो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी आ जाती है, जो कि बात करती है कि भाई ग्रोथ बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन ग्रोथ इक्वल्स टू इंक्रीज इन डेवलपमेंट। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, बट डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा ना। पॉवर्टी आपको आज भी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर ये ट्रिकल डाउन थ्योरी काम क्यों नहीं करी, फेल क्यों हो गई, व्हाई इट हैज नॉट वर्कड फॉर इंडिया। तो उसके रीजन यहाँ पर दो हैं, ठीक है, दो रीजन यहाँ पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले रीजन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर ये हो जाता है कि देखिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि इंडिया की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारी इकोनॉमी का काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। और कहीं ना कहीं अगर आप 2020 का ही डेटा उठा करके देखें तो तकरीबन 65% हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे जीडीपी में, हमारे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 16% का ही कंट्रीब्यूशन है। यानी कि 65% लोग सिर्फ 16% यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 16% का आउटपुट यहां पर दे पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सर्विस सेक्टर आ जाता है जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 53% का है, उसमें सबसे कम लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है इस टाइम पर, या जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर कितना 31% की ग्रोथ हो रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेक्टर सबसे कम जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिपेंडेंस है, यानी कि एग्रीकल्चर। 65% लोग, 65% आबादी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर है, और उसी एग्रीकल्चर का सिर्फ बहुत छोटा सा सिर्फ 16% हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, उसके ऊपर लीस्ट डिपेंडेंस है, यानी कि लोग बहुत कम है उसके ऊपर डिपेंडेंट, बट वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर क्या है, इनकम का इंबैलेंस है। इनकम इंबैलेंस का रीजन यही है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा। ठीक है, तो यही एक रीजन सबसे बड़ा यहां पर हो गया। दूसरा रीजन यहां पर क्या हो जाता है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा रीजन यहां पर यह है कि देखिए हमारे इकोनॉमी के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में और बेसिकली जो हमारा यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बीच में जो लिंक है वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, मिसिंग लिंक है बीच में। यानी कि अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक प्रॉपर लिंक हो, रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रॉपर सप्लाई हो, फूड प्रोसेसिंग हम बेहतर कर सके, एक लिंकेज बन जाए, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीजें होंगी, और कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी, सस्टेनेबल वे में ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से इंडिया में ग्रोथ तो बढ़ी बट डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पॉवर्टी वैसी की वैसे ही रही। तो ये सबसे बड़े दो रीजन थे जिनके बारे में मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि भाई ये इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। मीनवाइल मैं आपके कुछ कमेंट्स यहां पर देख लेता हूं, क्या कमेंट आए हैं। स्वाति कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो विद इंक्लूसिव ग्रोथ, यस यू आर राइट। यहां पर मोहम्मद आरिफ का क्वेश्चन है विच इज बेस्ट सर, रमेश सिंह और संजीव वर्मा। इन माय ओपिनियन संजीव वर्मा इज द बेस्ट। अरे मोहम्मद आरिफ, एक दे रहा हूं मैं आपका आंसर, प्लीज बार बार कमेंट ना करें आप। एक्चुअली एक्सप्लेन करते समय ना मैं क्वेश्चन नहीं ले सकता सर आपका बीच में, क्योंकि फिर ना बीच में रुक जाते हैं, वहां पर वीडियो थोड़ा सा पॉज आ जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो है संजीव वर्मा की बुक फॉलो करें, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करेगी और आपके लिए बेस्ट भी रहेगी एज कंपेयर टू रमेश सिंह। ओके, क्योंकि रमेश सिंह काफी बल्कि हो जाती है। ठीक है, स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया है कि राइट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस मेन रीजन टू लीड वाइस प्रॉपर्टी, यस दैट्स ट्रू। शशि राज यहाँ पर कह रहे हैं जेंडर जस्टिस इन पॉलिटिकल स्फीयर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्शन, यस दैट्स ट्रू। कहीं ना कहीं देखिए ये तो आपका सोशल रीजन आ गया ना यहाँ पर जो जेंडर जस्टिस है, बट हम फिलहाल इकोनॉमिक रीजंस को देख रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, स्वाति का यहाँ पर कमेंट है ड्यू टू एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस रिड्यूसिंग पर कैपिटा इनकम, लैंड अवेलेबिलिटी, रिड्यूसिंग इन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस दैट्स ट्रू। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पीछे जो बैकवर्डनेस है वो कहीं ना कहीं एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसको तो मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूं। अभी हम लगातार पिछले कितने सेशंस में डिस्कस करें। हेलो हाय गुड इवनिंग अबे।
तो चलिए गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको जो अब तक का हमारे टॉपिक रहे हैं वो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, आपको ग्रोथ भी समझ आ गया होगा, ग्रोथ रेट भी समझ आ गया होगा, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझ आ गया होगा, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में ग्रोथ तो हुई बट डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई वो भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, फीडबैक दें, नहीं समझ आया तो अपना डाउट पूछें। अब यहां पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो ये बेनिफिट हुआ ना इन ग्रोथ रेट के इंक्रीमेंट का, ये बेनिफिट बेसिकली किसको हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर को ही यहां पर हुआ, ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो बहुत ही थोड़ा हुआ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप समझें कि सर्विस सेक्टर के पीछे का रीजन क्या है, क्यों सर्विस सेक्टर को ये बेनिफिट हुआ, तो सर्विस सेक्टर को बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है इंडिया में, आप देखें तो काफी सारे बिजनेस बीपीओज बढ़ रहे हैं, केपीओज बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड सर्विसेज यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं, जिस वजह से हायरिंग जो है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जिस हिसाब से, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप इंडिया का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया के अंदर अगर आप ऑन एन एवरेज यहां पर देखें तो जो इंडिया के अंदर वर्किंग आवर के हिसाब से पर आवर 1 आवर की जो लेबर है वो ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज 100 रुपीज है या मैक्सिमम 150 होगी। बट आप इसको कनाडा के साथ कंपेयर करें तो कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर आपको तकरीबन 500 से लेकर के 700 रुपए मिल सकते हैं फॉर एन आवर। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें, जो लो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर इतनी तेजी के साथ डेवलप क्यों करा। इंडिया में आप बीपीओ में जाकर के वर्क करिए, आपको 15,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे और 8-8 घंटे आपसे काम कराएंगे एक दिन में। अगर आप 8 घंटे का हिसाब लगाएं तो यहां पर तकरीबन ऑल ओवर मंथ के अंदर आपके तकरीबन यहां पर 8 घंटे के हिसाब से 200 घंटे का वर्क हो जाता है, और 200 को आप जो है 15,000 20,000 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 100 या 100 से भी कम यहां पर आपको लेबर मिलेगी। वहीं अगर आप जाइए कनाडा जैसी कंट्रीज में या यूएसए जैसी कंट्री में किसी बीपीओ के अंदर जाकर के काम करिए, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको 1 घंटे के ही 500 रुपए मिलेंगे, और आप हिसाब लगाइए अगर आप 200 घंटे काम कर रहे हैं तो 500 के हिसाब से 1 लाख रुपए आप कमाएंगे। तो तकरीबन यहां पर जो एक तरीके से लो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर इतनी तेजी के साथ बढ़ा। काफी सारी कंपनीज तो ऐसी हैं, यूएसए की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, उन्होंने अपने जो सर्विस सेंटर हैं या बीपीओ वगैरह वो इंडिया में खोल रखे हैं जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो है बहुत कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार ने जब इस चीज को नोटिस करा कि भाई हमारी ग्रोथ तो बढ़ रही है बट हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे प्रॉपर्ली लोगों तक, ठीक है। तो सरकार ने बेसिकली क्या करा, बेसिकली अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर 12 या 13 5 ईयर प्लान्स की ही हम बात करें तो यहां पर डेवलपमेंट को बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। इंक्लूसिव ग्रोथ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज यहां पर आप समझिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, बेसिकली ग्रोथ भी हो और उस ग्रोथ से जो बेनिफिट पहुंचे वो जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को पहुंचे, यानी कि मासेस को बेनिफिट जो है यहां पर पहुंचना चाहिए, ना कि क्लासेस को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फंडा यहां पर हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखना हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आप क्या लिखेंगे, दैट ग्रोथ विच शुड बेनिफिट द पीपल बाय लार्ज नंबर, यानी कि जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, मासेस तक उसका बेनिफिट यहां पर पहुंचना चाहिए, ना कि कुछ लिमिटेड लोगों तक। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर इसका मतलब हो जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कुछ कमेंट देख लेते हैं। स्वाति का यहां पर कमेंट आया है, आई एम एमबीए वेरी मच अवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन इन द प्राइवेट सेक्टर। यस स्वाति, दैट्स ट्रू। तो कहीं ना कहीं देखिए यही चीज मैं बार बार बोलता हूं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना उनके ऊपर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि बाकी कंट्रीज के अंदर वर्किंग कंडीशंस को लेकर के चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतने ज्यादा लॉज और रेगुलेशंस हैं कि वहां पर अगर कोई कंपनी उन लॉज या रेगुलेशन को वायलेट करती है, एक्स्ट्रा काम कराती है, तो उसको बकायदा वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पैसे काम करा लेंगे, कहते हैं ना गधा मजदूरी कराते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर। तो यही एक रीजन है कि इंडिया के अंदर क्यों
कॉस्ट ऑफ हायरिंग इतनी ज्यादा कम है। ओके, तो इंक्लूसिविटी का क्या मतलब हो जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब हो जाता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गेन्स का, यानी कि जो ग्रोथ है उसका फायदा हर एक सेक्शन तक पहुंचे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन तक उसका पहुंचे, ना कि बहुत लिमिटेड लोगों को पहुंचे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि सब लोगों तक उसका यहां पर फायदा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसका फायदा यहां पर पहुंचे। तो देयर शुड बी अ फेयर एंड जस्ट शेयर, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होना चाहिए। ये यहां पर जो है बेसिकली अपना इंक्लूसिव ग्रोथ कहती है। अब आप यहां पर एक चीज और समझिए कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ हम नापेंगे कैसे, हम मेजर कैसे करेंगे, होनी क्या चाहिए, व्हाट शुड द इंक्लूसिव ग्रोथ गिव। इंक्लूसिव ग्रोथ से होगा क्या, एलिमेंट्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, थोड़ा सा इस बारे में यहां पर अगर हम बात करते हैं, कब हम कह सकते हैं कि हमारे यहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। देखिए, हम ये चीज तब बोल सकते हैं जब ग्रोथ तो हो ही रही हो, साथ में ये चीज समझिए, मैं जितने भी एलिमेंट्स आपको बताऊंगा इसमें ग्रोथ हो रही है, ये बता रहा हूं, ठीक है। ग्रोथ तो हो रही है, बट ग्रोथ के साथ साथ पावर्टी भी कम हो रही है, पावर्टी के अंदर रिडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, स्किल डेवलपमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है लगातार, रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो रही है इंडिया के, मतलब तब होगा फायदा। यानी कि देखिए अभी क्या है, मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, मुंबई से थोड़ा सा दूर चलिए आपको बहुत ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इन मुंबई ऑल्सो, बांद्रा में आप जाएंगे तो वहां पर इतने महंगे महंगे घर हैं, जुहू बांद्रा में, और आप इधर अपना थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए, पहले की तरफ आ जाइए, वसई वगैरह की तरफ आ जाइए, वहां पर आपको कितनी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। जो प्लॉट आपको बांद्रा के अंदर करोड़ में मिलेगा, वही प्लॉट आपको बेसिकली वसई जैसी जगहों पर जो है कितने में मिल जाएगा, 20 से 25 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज को दिखा रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हम क्या कहेंगे, जब हमारे यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज कम होंगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हम साथ साथ अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी जब हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ के साथ साथ जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर पाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तब हम कहेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी जब हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर होता है बेसिकली इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर डेवलप नहीं करेगा तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी भाई। तो यहां पर प्राइमरी ग्रोथ भी होनी चाहिए। एंड द सेकंड एंड द थर्ड एंड द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटीज हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो मैन एंड वुमेन्स के लिए। तो इस तरह की चीजें भी जब होंगी तब हम कहेंगे कि हाँ लगातार हमारे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर behind the inclusive growth is the equal distribution of income। जब इंडिया के अंदर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, अगर ये सब चीजें यहाँ पर होंगी तो भी जाकर के इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर इंडिया के अंदर हो पाएगी और हम कहेंगे कि हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पर अगर आप बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो एक कॉम्बिनेशन है यहां पर ग्रोथ का, डेवलपमेंट का और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ये एक यहां पर कॉन्सेप्ट हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का हो जाता है। कोई यूनिक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हम इस टाइम पे अब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को भी साथ ले रहे हैं, डेवलपमेंट को भी साथ ले रहे हैं, बस हमने साथ में एक नया वर्ड जोड़ दिया जिसका नाम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मासेस तक जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मासेस तक फायदे जब पहुंचेंगे, तभी हम यहां पर कहेंगे कि हाँ इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कैसे, जब ग्रोथ और इक्विटी दोनों चीजें यहां पर चलेंगी, इक्विटेबल ग्रोथ यहां पर जब होगी तब हम कहेंगे कि हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। कैसे, अब ग्रोथ है, ग्रोथ की यहां पर हम क्या बात कहते हैं, ग्रोथ से हमें पता चल जाता है कि नेशनल इनकम हमारा ओवरऑल कितना बढ़ा, हमारा जीडीपी कितना बढ़ा, ये हमें पता लग जाता है। बट क्या ग्रोथ से हमें ये पता लगता है कि हमारी पॉवर्टी कितनी ज्यादा कम हुई, हमारे यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट्स कितने ज्यादा हुए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नहीं पता लगती। तो यहाँ पर फायदा जो है ओवरऑल हर एक सेक्शन तक पहुंचना चाहिए, सोशल जस्टिस सबको होना चाहिए, सब चीज यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ग्रोथ विद इक्विटी इज अ रैशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको गाइस आज का सेशन समझ आया होगा। आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बात करी सबसे पहले ग्रोथ की, ग्रोथ को समझा, डेवलपमेंट को समझा
उसके बाद मैंने आपको ग्रोथ रेट के बारे में समझाया कि ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट समझाने के बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, इन सब चीजों को हमने देखा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिंकल थ्योरी, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी, और देखा कि इंडिया के अंदर ये थ्योरी फेल क्यों हो गई, व्हाई इट फेल्ड इन इंडिया। ठीक है, ये भी हमने समझा। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, और देखा कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या चीजें हैं, उसके एलिमेंट्स को हमने डिस्कस करा, और बाद में हमने देखा कि भाई ग्रोथ एंड इक्विटी का क्या मतलब है, कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ हम यहाँ पर अपने यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने गाइस आज के सेशन में डिस्कस करी हैं, कवर करी हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछें। मीनवाइल मैं आपके यहाँ पर कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। स्वाति का ही यहाँ पर कमेंट आया है, रीजनल डिस्पैरिटीज शो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, आल्सो रीजनल बैलेंस लिटरेसी लेवल। यस दैट्स ट्रू। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रीजनल डिस्पैरिटीज की, तो इकोनॉमी के अलावा लिटरेसी वगैरह चीजें तो सोशल फैक्टर्स हो गए, बट जो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इनकम को लेकर के जो इम्बैलेंसेस है, वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, शुभी का क्वेश्चन है कि सर रमेश सिंह नहीं, ये हम करा रहे हैं संजीव वर्मा, संजीव वर्मा की बुक हमारी यहाँ पर चल रही है। स्वाति सिंह का है यहाँ पर कि पर कैपिटा इनकम आल्सो शो स्टेट रीजनल, दैट्स ट्रू। देखिए ये पर कैपिटा इनकम से हमें क्या पता लग रहा है, पर कैपिटा इनकम से हमें एक नंबर पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम है लोगों की, इतनी कम इनकम है या इतनी ज्यादा इनकम है, बट क्या हमें ये पता लग रहा है कि उस वहां पर डेवलपमेंट क्या है। तभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ से जो है हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर अर्थमेटिक वे में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है, सतपाल गुलिया का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर आप प्रीलिम से पहले संजीव वर्मा को कंप्लीट कर, यस मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक हमारी ये जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी संजीव वर्मा। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। एंड स्वाति, जो आप कह रही थी कि आपका कुछ डाउट है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है आप एक बार वहां पर डाल दीजिए, ताकि सेशन शुरू होने से पहले मैं आपका डाउट वगैरह ले लूं, पढ़ सकूं उसे, और फिर बाद में हम उसको डिस्कस भी कर सके। एंड आई होप आप कल का सेशन अटेंड करेंगी एंड आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा, एंड आई एम होपिंग फॉर द सेम। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ